नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी का सबसे नया शो जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा टीवी शो। जनहित मतलब आपका शो, जनहित मतलब समाज का शो, जनहित मतलब राष्ट्र का शो। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था, इस शो में मेरे और आपके बीच कोई दीवार नहीं होगी, मैं सीधे आपसे संवाद करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। और सबसे पहले बात उन खबरों की जो आज हम खबरों की भीड़ से आपके लिए चुनकर लाए हैं। सबसे पहले बात होगी खाने के खलनायकों की, जो अब नहीं बचने वाले हैं। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरी रिपोर्ट विस्तार से आपके सामने मैं रखने वाली हूं। आज महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का ऐलान हुआ। महाराष्ट्र चूंकि शहरों से भरा पूरा प्रदेश है, इसीलिए यहां चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने टारगेट 20 तैयार किया है। क्या है ये टारगेट 20? पर्दा उठाऊंगी कुछ ही देर के बाद। इसके बाद बात होगी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। 10 सीटों पर चुनाव होने वाले थे, ऐलान सिर्फ 9 का हुआ। एक मिल्कीपुर सीट पर ऐलान हुआ ही नहीं। इसके पर्दे के पीछे की क्या है कहानी, आज जनहित में देश के सामने लाऊंगी। इसके अलावा स्पेशल सेगमेंट में बात होगी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की। नाम लॉरेंस का आ रहा था, लेकिन पुलिस के सूत्रों ने नई थ्योरी दी है कि लॉरेंस की भूमिका लग ही नहीं रही। तो फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे है कौन? खुलासा होगा जनहित स्पेशल में। अब तक आपने फर्जी पुलिस देखे, फर्जी अफसर देखे, फर्जी कॉल सेंटर देखे, लेकिन अब बैंक भी फर्जी खुल गया है। यह बेहद चौंकाने वाली खबर दिखाएंगे जनहित एक्सक्लूसिव में। तो आइए शुरुआत करते हैं खाने के खलनायकों से। खाने के खलनायक ये वो लोग हैं जो आपके 2 वक्त के भोजन से, आपकी सेहत से और तो और आपकी आस्था से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। असल खबर पर आने से पहले आप एक बार इन खलनायकों के कर्मों का एक वीडियो रील देखिए। कोई रोटी पर थूक रहा है, कोई सब्जियों पर थूक रहा है, कोई जूस में गंदी मिलावट कर रहा है। इन्हीं हरकतों के कारण आए दिन विवाद हो रहे हैं। पिछले दिनों कांवड़ यात्रा में जो नेम प्लेट का विवाद छिड़ा था, उसकी जड़ में यह सब कुछ था। जब जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, आस्था आहत होती है, सेहत की भी चिंता बढ़ जाती है। थूक जिहाद शब्द ट्रेंड करने लगता है, बायकॉट होने लगता है। लेकिन अब यूपी सरकार ने इसका कानूनी तोड़ निकाला है। खाने में थूकने और मिलावट करने वालों पर 2 अध्यादेश लाने का बड़ा फैसला लिया गया है। इनमें पहला अध्यादेश है उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024। इसमें थूक कर खाना बेचने या परोसने वालों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। और दूसरा अध्यादेश का नाम यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो ऑर्डिनेंस 2024। यह ग्राहक को जानने का अधिकार देगा कि खाना कैसा है, कहां बन रहा है और उसे कौन बना रहा है। दोनों अध्यादेशों के तहत होटल, ढाबों के डाइनिंग एरिया और किचन में सीसीटीवी होना जरूरी होगा। मालिक और कर्मचारियों के नाम पते डिस्प्ले करना होगा। शेफ वेटर के लिए मास्क दस्ताने जरूरी होंगे। दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े होंगे और दोनों ही मिलकर असरदार साबित होंगे। हालांकि थूक जिहाद शब्द अध्यादेश में है नहीं, लेकिन यह एक पॉलिटिकल टर्म बन चुका है। खाने में थूकने के जितने मामले सामने आए हैं, उसे आरोपी एक ही वर्ग के हैं। वहीं से थूक जिहाद शब्द जन्मा है। बार बार यह सवाल उठता है कि क्या यह थूक जिहाद हिंदुओं से एक साजिश है। हालांकि कई इस्लामिक विद्वान कहते हैं कि खाने में थूकना सिर्फ मन का वहम है। मुस्लिम थूकते नहीं, बल्कि उसमें दम भरते हैं। यह दम भरना क्या होता है, वो भी आपको समझा देते हैं। कुछ लोग खाने की चीजें देते वक्त कुरान की आयतें पढ़ते हैं। आयतें पढ़ते हुए खाने में फूंकने को दम भरना कहा जाता है। मान्यता है दम भरने से खाना पवित्र और पौष्टिक हो जाता है। कहा जाता है दम भरने से बरकत आती है, खाना कम नहीं पड़ता। दम भरने का चलन सारे मुस्लिमों में नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ रूढ़िवादियों में है। इन तर्कों पर जाएं तो खाने में फूंकना ठीक वैसा है जैसे हिंदू अपनी भोग की थाली में तुलसी पत्र डालकर उसको पवित्र करते हैं। लता मंगेशकर की अंतिम विदाई के वक्त शाहरुख खान ने थूका नहीं था, बल्कि फूंका था।
लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर में थूकने और फूकने के बीच कहीं कोई भ्रम दिखा ही नहीं। फिर भी अध्यादेश का फैसला हो चुका है, तो अब यूपी के आम लोगों को भी सुन लेते हैं कि उनका इस अध्यादेश को लेकर क्या कहना है। एक वर्ग को जानबूझ के टारगेट करना है। सरकार की तरफ से उम्मीद की जाती है कि इस तरीके के मिलावटखोरों के प्रति कोई नर्मता नहीं बरती जाए। वो अध्यादेश बहुत जरूरी भी है। इस समय देश के अंदर और प्रदेश के अंदर विशेषकर ऐसी व्यवस्था बना दी। कानून आए, अच्छी बात है, उसका स्वागत है कि साफ सफाई और मिलावट के खिलाफ तो प्रतिबंध होना चाहिए। थूकने की बातें और ये सब आप मुझे दिखाइए, कहाँ क्या है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने वाला मामला है। जितनी चीजें सरकार की तरफ से बताई जा रही हैं वो सारी चीजें पहले से ही सरकारी मैनुअल में शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए एक ऐसी खबर जिसे कुछ लोग आस्था से जोड़कर देखेंगे तो कुछ इसको अंधविश्वास बताने लगेंगे, लेकिन जो भी कहें ये तस्वीर है बड़ी मजेदार। हुआ यूं कि भारत में जर्मनी के एम्बेसडर फिलिप एक्मैन ने जर्मन की कार कंपनी BMW की नई इलेक्ट्रिक कार i7 खरीदी। आपको बताते चले कि इस कार की कीमत भारत में 2.5 करोड़ रुपए है। जर्मन दूतावास में पूरे तामझाम के साथ कार से पर्दा हटाया गया, लेकिन जब कार में बैठने की बारी आई तो फिलिप एक्मैन का सनातनी अवतार दिखाई दे दिया। नई कार को बुरी नजर से बचाने के लिए जर्मन एम्बेसडर ने कार के बैक व्यू मिरर पर नींबू मिर्ची बांध दी। आमतौर पर आप ये नींबू मिर्ची वाला टोटका हमारे यहाँ ट्रकों, ट्रैक्टरों और बसों में ही बंधा हुआ देखते हैं। कई लोग मानते हैं कि ऐसा करने से गाड़ी बुरी नजर से बची रहती है, मतलब एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता, लेकिन एक बड़ा वर्ग इसे अंधविश्वास मानता है। दिल्ली, मुंबई में जो लग्जरी कारें दौड़ती हैं उन पर आपने नींबू मिर्ची नहीं देखी होगी। खैर, ये अपनी अपनी मान्यता है। हम इस बहस में पड़े बिना आपको आज की ये दिलचस्प तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें जर्मन एम्बेसडर करोड़ों की जर्मन कार में देसी जुगाड़ वाली नींबू मिर्ची बांध रहे हैं, टोटका कर रहे हैं। और अब आपको देश का चुनावी मूड बता देते हैं जिसमें आज से फिर उछाल आ गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ 2 लोकसभा और 47 विधानसभा उपचुनाव की तारीख भी आ गई है। पहले बताते हैं महाराष्ट्र में कब है मुकाबला। बीजेपी प्लस ओरिजिनल शिवसेना और ओरिजिनल एनसीपी यानी एनडीए वाले, या फिर कांग्रेस के साथ डुप्लीकेट शिवसेना और डुप्लीकेट एनसीपी यानी इंडिया वाले। 36 का आंकड़ा है दोनों में और बस 36 दिन बाद ही फैसला हो जाएगा कि महाराष्ट्र किसे चुनेगा। This will be in single phase. Date of poll in Maharashtra would be 20th/11. महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होंगे। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इधर चुनाव की तारीख आई, उधर एडवांस जीत तो क्या, जश्न के भी ऐलान शुरू हो गए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, दिवाली एक प्रकाश उत्सव होगी और फिर हम 20 नवंबर को दूसरा विकास प्रकाश पर्व एक साथ मनाएंगे। आइए 23 नवंबर को महायुति की जीत का जश्न मनाएं। अजीत पवार की एनसीपी ने कहा कि 23 नवंबर को फिर से एनडीए सरकार आने जा रही है। I feel very confident that we in Maharashtra will be coming back to power again. जवाब में महाविकास आघाड़ी ने भी कहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी का भ्रम टूटा था, वैसा ही भ्रम महाराष्ट्र फिर तोड़ने वाला है। महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से तैयार है और भाजपा जानती है कि महाराष्ट्र में उसके हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। महाविकास आघाड़ी वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जो आया 20 तारीख को लड़ेंगे, उसमें क्या है। महाविकास आघाड़ी करके अब जैसे लोकसभा के चुनाव लड़े उसी तरह से महाराष्ट्र के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हालांकि चुनाव की तारीखें आने के बाद अब पहली रेस टिकट जल्दी फाइनल करने की है। एनडीए का दावा है कि 288 में से 240 सीटों के टिकट वो लॉक कर चुका है। एमबीए का दावा 222 सीटें सुलझा लेने का है। महाराष्ट्र में सियासी पार्टियां तो अभी बहुत सारे दांव खेलेंगी, लेकिन आज चुनाव आयोग ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। वो ऐसे कि चुनाव वीकेंड पर ना रखकर हफ्ते के बीच में बुधवार को रखा है, ताकि लोग घूमने फिरने लंबी छुट्टी पर ना निकलें और बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें। मुंबई यानी दौड़ता भागता शहर, मुंबई यानी जिंदा दिली का दूसरा नाम।
मुंबई यानी माया नगरी। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, 24 घंटा जो शहर चलता रहता है उस शहर का नाम है मुंबई। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इस बार अलग बात यह है कि चुनाव आयोग ने वीकडे में बीच बुधवार का दिन चुनाव के लिए चुना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वीकेंड पर जब वोटिंग होती है तो शहरों में लोग वोट देने के लिए नहीं निकलते। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 डेटा शेयर किए। एक महाराष्ट्र की शहरी सीटों का था, जहां 2019 में औसत से 15% कम वोटिंग हुई थी। दूसरा डेटा देश भर के शहरों में चुनाव के ट्रेंड का दिखाया, जहां वीकेंड में वोटिंग होने पर लोग दिलचस्पी नहीं लेते। कुल वोटिंग प्रतिशत की तुलना में शहरों में कम वोटिंग का ट्रेंड दिखता है। महाराष्ट्र में 64 शहरी सीटें हैं। 2019 में प्रदेश में जहां औसत वोटिंग 61% रही, वहीं शहरी सीटों पर 40 से 45% तक ही वोटिंग हुई थी। असल में होता यह है कि वीकेंड पर वोटिंग होने के दौरान लोग छुट्टियों पर खंडाला, लोनावला जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने निकल जाते हैं और वोटिंग का प्रतिशत कम हो जाता है। चुनाव आयोग ने तय किया है कि शहरों में वोटिंग सुधारने के लिए कैंपेन चलाया जाएगा। वीकेंड पर वोटिंग हो तो छुट्टी पर चले जाने का ट्रेंड मुंबई में और महाराष्ट्र के और शहरों से कुछ ज्यादा ही है। चुनाव आयोग ने बाकायदा आंकड़ों समेत इसे बताया है। 2019 के वोटिंग पैटर्न का जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है, उसमें से कुछ सीटों को देखें तो कोलाबा में 2019 के विधानसभा चुनाव में महज 40% ही वोट पड़े थे। मुंबई का वीआईपी इलाका है, बावजूद इसके लोग नहीं पहुंचे। डोंबिवली विधानसभा में 41% वोट डाले गए थे। कल्याण वेस्ट में 42%, वर्सोवा जैसी सीट पर भी 42% ही वोट पड़े। पुणे कैंट में 43%, मुंबा देवी में 44%, कुर्ला और बेलापुर जैसी शहरी सीटों पर 45% वोट पड़े थे, जबकि राज्य भर में औसत वोटिंग 60% के आसपास रही थी। अब आपको झारखंड का चुनावी कैलेंडर दिखा देते हैं। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है। हालांकि जेएमएम ने ऐलान होते ही सवाल उठा दिए। बीजेपी पर चुनाव आयोग को रिमोट से चलाने का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर चले गए थे, बाद में बाहर आए और फिर कुर्सी पर जम गए। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। बीजेपी दावा कर रही है कि 23 नवंबर को ये कुर्सी सोरेन की किस्मत से परमानेंट जाने वाली है। झारखंड की चुनावी किस्मत 2 राउंड में तय होगी। First phase would be on, date of poll would be on 13th November and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर। चुनाव नतीजे महाराष्ट्र के साथ साथ 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन चुनाव की तारीख आते ही हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम ने सीधे चुनाव आयोग पर हमला बोला। आरोप लगाया कि वो बीजेपी के आदेश पर वक्त से पहले और त्योहारों के बीच चुनाव करा रहा है। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हमारा तो 1 महीना बाकी है और ये फेस्टिवल का महीना है। यहाँ पर दिवाली है, छठ है, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। इसमें इस तरह की बंदिश लगेगी तो बहुत दिक्कत होने वाला है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है। राज्य में पिछला चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था। इस बार चुनाव और 1 महीना पहले है। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। इतनी गैर संवैधानिक, असंवैधानिक और भ्रष्टाचारी सरकार है। बीजेपी का गुणा भाग है कि हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप और इस पर पीएम मोदी का आक्रामक प्रचार उसका काम बना देगा। और जेएमएम के वोटों में सेंध के लिए अब तो टाइगर चंपई सोरेन भी साथ हैं। 23 नवंबर को सियासी हवा सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों से नहीं आंकी जाएगी। देश के 12 राज्यों में 47 विधानसभा सीटों के साथ 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इसमें वायनाड की सीट भी है, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने प्रियंका की उम्मीदवारी का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। आजादी के बाद से ये पहली बार होगा
जब गांधी परिवार का कोई सदस्य यूपी से बाहर और अमेठी रायबरेली छोड़कर किसी तीसरे चुनावी लॉन्चिंग पैड से लॉन्च होगा। 13 नवंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राहुल गांधी की सीट बचाने के लिए वायनाड से डेब्यू करेंगी। वर्षों से राजनीति में सक्रिय प्रियंका का ये पहला चुनाव है। प्रियंका ने 2014 में सिर्फ अमेठी रायबरेली सीट का चुनाव प्रचार संभाला था। प्रियंका ने 2019 में बतौर कांग्रेस महासचिव कांग्रेस में आधिकारिक एंट्री ली थी। 2019 में कांग्रेस रायबरेली जीत गई थी, लेकिन अमेठी हार गई थी। 2024 में प्रियंका ने अमेठी, रायबरेली, वायनाड में कैंपेन किया और तीनों सीटें कांग्रेस ने जीती। दूसरा लोकसभा उपचुनाव महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को होना है। वहीं जिन 48 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव है, उनमें सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इनमें मिल्कीपुर सीट नहीं है। राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5 और बिहार पंजाब की 4-4 सीटें हैं। कर्नाटक की 3, एमपी सिक्किम की 2-2 सीटों पर वोट पड़ेंगे। उपचुनावों के नतीजे भी 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों के साथ आएंगे। जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। ये कमेंट अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया है। अखिलेश ये कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव ना कराना इसकी निशानी है कि बीजेपी लड़ने से घबरा रही है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ट्रॉफी की तरह साथ लेकर घूमते हैं। अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी अपनी कामयाबी मानती है, लेकिन बीजेपी के लिए फैजाबाद की हार 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट से विधायक थे, लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। इस सीट पर उपचुनाव का इंतजार हो रहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां चुनाव नहीं कराने का ऐलान करके सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया। यूपी की 10 सीटें थी, 10 की 10 होंगी, 9 किया है। बशीरहाट is under the election petition. Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है। आखिर मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव क्यों नहीं होगा? इसकी वजह है अवधेश प्रसाद का वो शपथ पत्र जो 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव आयोग में दिया था। विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद से हारे बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने आरोप लगाया कि अवधेश प्रसाद का शपथ पत्र जिस नोटरी ने बनाया था, उसका लाइसेंस 4 साल पहले खत्म हो गया था। जब अवधेश प्रसाद जी सांसद हो गए और उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, तो फिर मेरे समझ से तो वो याचिका भी समाप्त मान लेना चाहिए। अब आगे जो है कि चुनाव आयोग जैसा निर्णय लेगा, पार्टी उस अनुरूप जो है वहाँ काम करेगी। गोरखनाथ ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी शिकायत डाल रखी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अवधेश प्रसाद ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, लिहाजा तकनीकी तौर पर मामला खत्म हो चुका है। लेकिन चुनाव आयोग ने इसे अभी पेंडिंग माना है, लिहाजा उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है? तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस सीट पर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित को अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। फैजाबाद जिले की मिल्कीपुर वो सीट है जहां बीजेपी की जीत तय करने के लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल रखा है। बीते 3 महीनों में 5 बार फैजाबाद का योगी दौरा कर चुके हैं। 2027 के फाइनल के ठीक पहले का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। किसकी होगी जीत, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। एबीपी न्यूज को सूत्रों से खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर में कल उमर अब्दुल्ला के साथ 9 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से 5 मंत्री हो सकते हैं। कांग्रेस से 1 और 3 निर्दलीय भी मंत्री बनाए जाएंगे। कांग्रेस को स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर का पद भी मिल सकता है। कांग्रेस विधायक दल के नेता बनाए गए गुलाम अहमद मीर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कल सुबह 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला सरकार का ये शपथ ग्रहण संपन्न होगा। 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हुए। एनसी कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार बन रही है और यहां पर जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो सकते हैं 5 मंत्री, कांग्रेस से 1, 3 निर्दलीय मंत्री बनाए जाएंगे।
उधर सरकार बनाने की तैयारी हरियाणा में भी जोरों पर है। हरियाणा में कल सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। परसों शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। शपथ ग्रहण की तैयारी को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की। पंचकूला में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होना है। पीएम मोदी सहित एनडीए शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। कल विधायक दल की बैठक रहेगी और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। लगभग तय है कि सीएम नायब सिंह सैनी ही होंगे। फिर भी औपचारिकता पूरी करने और किसी तरह के विवाद से बचने के लिए अमित शाह कल सुबह चंडीगढ़ में विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। इसी मीटिंग में नेता का चुनाव होगा। अमित शाह जी के आने के बाद उस बैठक की शुरुआत होगी। कल विधायक दल के नेता का चयन होगा। उसके बाद की जो प्रक्रिया सरकार बनाने की है वो सभी हम पूरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। राजनेताओं के अलावा पंचकूला में 17 तारीख को जब शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ एनडीए शासित राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा ये अभी साफ नहीं है। राजनीतिक खबरों से आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण खबर का हम रुख करेंगे। कनाडा और भारत के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर पिछले साल जो विवाद शुरू हुआ था वो अब उच्चायुक्त को देश से बाहर करने तक जा पहुंचा है। कनाडा के पीएम ने भारत के खिलाफ जो बयान दिया है, आज भारत ने भी उसका करारा जवाब दिया। ये संजय कुमार वर्मा की तस्वीर है जो कनाडा में भारत के उच्चायुक्त हैं। कल भारत सरकार ने कनाडा से इन्हें वापस बुलाने का फैसला ले लिया और इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि कनाडा के पीएम भारत के खिलाफ झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। 6 agents of the government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the government of India, it has decided not to cooperate. It leads to one conclusion. It is necessary to disrupt the criminal activities that continue to pose a threat to public safety in Canada. जस्टिन ट्रूडो का यह ताजा बयान है जिसमें वो भारत पर न सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं बल्कि दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के भारत को लेकर बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पुराना राग अलापा है, लेकिन अभी तक कनाडा ने भारत को लेकर और जिस आरोप को लगाया गया है उसके लिए कोई भी सबूत नहीं दिया है। असल में दोनों मुल्कों में विवाद की शुरुआत हुई पिछले साल जून महीने में, जब कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। यह तस्वीर उसी निज्जर की है जिसकी वजह से भारत और कनाडा के सालों पुराने रिश्ते खराब हो गए। निज्जर की हत्या हुई तो कनाडा की सरकार ने भारत पर हत्या का इल्जाम लगा दिया। ट्रूडो ने पिछले साल संसद में बयान तक दे दिया। We've seen a number of criminal organizations that have been involved in the various criminal activity. I mentioned previously the Lawrence Bishnoi gang, which is a gang that's involved in extortions and narcotics originating from India. कल कनाडा की पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि ये गैंग भारत सरकार के इशारे पर कनाडा में हत्याओं को अंजाम दे रहा है। असल में कहानी यह है कि कनाडा में अगले साल चुनाव होने हैं। बड़ी संख्या में वहां सिख वोटर हैं जो ट्रूडो के समर्थक हैं। इसी वोट बैंक के लालच में ट्रूडो ने भारत पर अनाप शनाप गलत आरोप लगाकर संबंध खराब किए हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन देने की आखिर जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी क्या है। तो चलिए इसके बारे में आपको समझा देते हैं। 338 सीट वाली कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो की पार्टी के पास 153 सदस्य हैं। 25 सदस्यों वाली एनडीपी के समर्थन से ट्रूडो ने अपनी सरकार बनाई। एनडीपी के प्रमुख जगमीत सिंह कनाडा में पंजाबी यूथ के नेता हैं। उन्होंने पिछले दिनों समर्थन वापस लिया तो सरकार गिरने का खतरा हो गया। सदन में अविश्वास प्रस्ताव आने पर जगमीत ने ट्रूडो का साथ देकर सरकार बचा ली। अब अगले साल कनाडा में चुनाव होने हैं। तब तक ट्रूडो सत्ता में बने रहना चाहते हैं क्योंकि 5 साल का कार्यकाल सरकार पूरा करती है, जो जगमीत समेत एनडीपी के सभी सदस्य ताउम्र पेंशन के हकदार हो जाएंगे। ऐसे में ट्रूडो सरकार नहीं गंवाना चाहती और जगमीत पेंशन।
सिख वोटों की चाहत दोनों को ही है, लिहाजा भारत पर आरोप लगाकर अपने वोट बैंक को वो वहां पर सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब आपको जानकारी देते हैं, कनाडा की कुल आबादी में 4% भारतीय हैं। इनमें सिखों की आबादी करीब 2.1% है। भारतीय मूल के करीब 29 लाख लोग वहां पर रहते हैं। सिख समुदाय के 7,70,000 नागरिक हैं। भारत के बाद कनाडा में सबसे ज्यादा सिख हैं। अमेरिका, यूएई, मलेशिया के बाद सबसे ज्यादा वहां पर भारतीय हैं। जस्टिन ट्रूडो और जगमीत बेशक सियासी फायदा ले रहे हैं, लेकिन राजनयिक रिश्ते खराब होते हैं तो भारत और कनाडा आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होना लाजिमी है। वीजा के नियम बदलते हैं, फिर इमिग्रेशन रूल्स चेंज होते हैं तो समस्या आम आदमी को होनी है। दोनों देशों के दूतावास में काम करने वाला स्टाफ कम होगा तो जनता की लाइन लंबी होगी, लंबा इंतजार उनको करना होगा। कनाडा ने भारत से रिश्ते खराब किए तो इसमें किसका ज्यादा नुकसान है, हमने इसकी जो पड़ताल की है वो आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले देखिए, कनाडा ने जिस निज्जर को लेकर भारत से अपने रिश्ते बिगाड़े हैं वो निज्जर है कौन। जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा हंगामा मचा रहा है, वो निज्जर पंजाब के जालंधर का रहने वाला था। पंजाब में जब आतंकवाद का दौर था तब वो खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ था। भारत से भागा तो कनाडा जाकर बस गया, लेकिन भारत विरोधी साजिशें वहीं से रचता रहा। 2020 में भारत सरकार ने निज्जर को आतंकी घोषित किया। 2022 में 10 लाख का इनाम तक रखा। पिछले साल हत्या के बाद कनाडा पुलिस ने जांच शुरू की तो अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 4 आरोपी भारतीय हैं। कनाडा इन्हीं के जरिए भारत पर आरोप लगाता है, लेकिन कोर्ट में आज तक भारत के खिलाफ वहां की पुलिस सबूत नहीं दे पाई। कनाडा पुलिस ये नहीं बता पाई कि गोली चलाने के लिए शूटर के पास हथियार कहां से आए, पैसा किसने और कितना दिया, हत्या के पीछे मकसद क्या था। अगर कनाडा की पुलिस और वहां की सरकार के पास सबूत है तो फिर वो अदालत, मीडिया या फिर भारत की सरकार के सामने क्यों नहीं रखती। भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों का असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और जो हालात अभी बन रहे हैं उसे देखते हुए कह सकते हैं कि यह असर बुरा ही होगा। 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक भारत और कनाडा के बीच लगभग 70,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इनमें से करीब 40,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट भारत कनाडा से इंपोर्ट करता है, यानी कि भारत कनाडा से खरीदता है। वहीं लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट भारत कनाडा को एक्सपोर्ट करता है, यानी भारत कनाडा को बेचता है। दोनों देशों के बीच ज्वेलरी, दवाएं, रेडीमेड कपड़े, केमिकल, स्टील, आयरन और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, कागज, एस्टेट्स का व्यापार होता है। कनाडा की छोटी बड़ी 600 से अधिक कंपनियों ने भारत में अलग अलग सेक्टर्स में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। वहीं भारत की 30 से अधिक कंपनियों ने कनाडा में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रखा है और भारतीय कंपनियों में कनाडा के 17,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली हुई है। कनाडा की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान वहां पढ़ने वाले विदेशी छात्रों का भी है। कनाडा में हर साल करीब 8 लाख विदेशी छात्र पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, जिनमें भारतीय छात्रों की संख्या 3,20,000 से ज्यादा है। विदेशी छात्रों से कनाडा को हर साल तकरीबन 1,90,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है, जिसमें भारतीय छात्रों की हिस्सेदारी 75,000 करोड़ रुपए की है। अब अगर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बिगड़े और दोनों देशों के बीच कारोबार बंद हुआ तो कनाडा को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हुए अब बात बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए यूपी के बहराइच से 2 और लोगों को पकड़ा है, जिन्हें इस साजिश का पहले से पता था। क्राइम ब्रांच ने घटनास्थल से सीसीटीवी वीडियो लिए। पहले देखिए जांच में हुआ क्या, उसके बाद आगे आपको बताएंगे हत्याकांड में क्या क्या नया एंगल सामने आया है। बांद्रा में विधायक ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर में ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने इनकी फुटेज कब्जे में ली है ताकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की हर तस्वीर की तह तक तहकीकात हो सके। शनिवार को इसी दफ्तर से निकलते वक्त बाबा सिद्दीकी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने अपने बयान के दौरान बताया था कि वो लगातार पिछले 25 से 30 दिन से बाबा सिद्दीकी और ज़ीशान सिद्दीकी के कार्यालय, घर और ऐसी तमाम जगहों की रेकी करते थे जहां पर उनके इवेंट्स होते थे। हर मुश्किल प्रयास किया जा रहा है कि ताकि किसी तरह का एविडेंस मिल सके। अगर आरोपियों ने यहां रेकी की होगी तो जाहिर सी बात है कि कैमरे में कुछ क्लू मिल जाएगा। यहाँ तमाम
तमाम जितनी दुकानें हैं, हर जगह से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं क्राइम ब्रांच द्वारा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी 2 शूटर शनिवार की रात ही पकड़ लिए गए थे। एक शूटर शिवा फरार है, जिसकी तलाश हो रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने बहराइच से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक का नाम हरीश है, जिसकी दुकान पर पुणे में धर्मराज और शिवा काम करते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हरीश ने वारदात से कुछ दिनों पहले ही शिवा और धर्मराज को नया मोबाइल फोन खरीद कर दिया था। शक है कि हरीश को पूरे हत्याकांड की जानकारी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में शामिल आरोपियों के पास आदेश स्नैपचैट के जरिए आ रहा था, जिसे पढ़ने के बाद वो डिलीट कर दे रहे थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने उसे कबूल किया है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक फरार शूटर शिवा ही हत्या में इस्तेमाल पिस्टल को घाटकोपर से लेकर आया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट पुणे में लिखी गई थी। आरोपियों को 50,000 रुपए दिए गए थे और बाकी रकम काम के बाद देने का वादा किया गया था। जो किरदार सामने आ चुके हैं, उनकी भूमिका तो साफ हो रही है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है और सुपारी किसने दी, इसका खुलासा अभी बाकी है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कोई सीधा लेना देना है? एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक लॉरेंस का इस हत्या से कोई सीधा लिंक नहीं मिल रहा है। तो फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कौन हो सकता है? एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है, उसके मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह SRA प्रोजेक्ट हो सकता है। बाबा सिद्दीकी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि मुंबई में उनकी पहचान बांद्रा के रियल एस्टेट किंग के तौर पर भी थी। SRA का मतलब स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी है, मतलब झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास की योजना। इस योजना के तहत बनाए जा रहे 2 प्रोजेक्ट संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर को लेकर बाबा सिद्दीकी परेशान चल रहे थे और दोनों का विरोध कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के माने तो सिद्दीकी को आपत्ति प्रोजेक्ट से नहीं, बल्कि बिल्डर से थी। उनका आरोप था कि बिल्डर ने झुग्गियों में रहने वालों को अंधेरे में रख रखा था। ज्ञानेश्वर नगर पुनर्विकास प्रोजेक्ट में विवादित बिजनेसमैन शाहिद बलवा ने निवेश कर रखा है। शाहिद बलवा का राजनीतिक रसूख है, बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन हैं। यहां की 10 एकड़ जमीन पर 5,500 फ्लैट, 5 स्टार होटल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान है। जब बिल्डर की टीम सर्वे के लिए आई तो बाबा सिद्दीकी के बेटे और बांद्रा वेस्ट से विधायक जीशान सिद्दीकी ने विरोध किया था, जिसकी वजह से सर्वे पूरा नहीं हो पाया। जबकि भारत नगर प्रोजेक्ट में अहमदाबाद से बड़े बिल्डर बुधपुर, बिल्डकॉन और ओंकार डेवलपर्स का निवेश है। भारत नगर के एक हिस्से को ध्वस्त करने की योजना 30 सितंबर को बनाई गई थी, जिसका बाबा सिद्दीकी ने विरोध किया था। और अब जनहित को आगे बढ़ाते हैं। दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही तकनीकी के साथ साथ साइबर फ्रॉड भी डिजिटल डकैती के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों के बीच धोखाधड़ी का ऐसा मामला सामने आया है जहां लोगों को लूटने के लिए ठगों ने पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले का छपोरा गांव में बैंक का रास्ता दिखाने के लिए लगा बोर्ड। SBI की ब्रांच में दिख रही लोगों की भीड़। इन तमाम तस्वीरों में सच सिर्फ एक ही है और वो है बैंक में दिख रहे ग्राहक। इसके अलावा बैंक के बाहर लगा ये बोर्ड, अंदर लगी बैंक मैनेजर की तख्ती, बैंकिंग से जुड़े तमाम दस्तावेज और काउंटर के पीछे खड़े कर्मचारी सब फर्जी, जिसका खुलासा SBI के ही एक मैनेजर ने किया। देखे कि यहाँ पे स्टेट बैंक की बोर्ड लगी इतनी बड़ी, तो हम लोग सोचे कि स्टेट बैंक की इतनी बड़ी बोर्ड कैसे लगी। तो यहाँ के स्टाफ लोग से हमने पूछने की कोशिश की कि भाई आप लोग की रिक्रूटमेंट कैसे हुई है। तो सर उन्होंने थोड़ा सा टाल मटोल के थोड़ा इधर उधर से बात किया, नहीं कभी उन्होंने फॉर्म भर के हम लोग यहाँ आए हैं। फर्जीवाड़ा सामने आते ही बैंक मैनेजर फरार हो गया, लेकिन स्टाफ में शामिल 6 लोग पकड़े गए। पूछताछ में सामने आया कि उनकी नियुक्ति भी फर्जी इंटरव्यू से हुई थी। जो नियुक्ति हुई है वो फर्जी तरीके से की गई है और बैंक में बैंकिंग संबंधी दस्तावेज, रायपुर रीजनल मैनेजर का एक सील, ऐसे दस्तावेज और संसाधन हमें प्राप्त होने पर मामले को विवेचना में लिया गया है। गनीमत ये रही कि कोई फर्जी अकाउंट खुलने से पहले ही आम जनता को लूटने की ये जालसाजी सामने आ गई। लेकिन छत्तीसगढ़ से सामने आए इस मामले से साफ है, डिजिटल इंडिया में अब भी मक्कारी के मैनुअल तरीकों का इस्तेमाल जारी है। और अब वो खबर जो किसी का भी कलेजा चीर देगी। मुंबई के मलाड में कुछ लोगों ने माता पिता के सामने उनके बेटे को पीट पीट कर मार डाला। दोनों अपने जवान बेटे पर रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन जालिमों का गुस्सा तभी थमा जब 28 साल के नौजवान की सांसें थम गई।
तस्वीरों को देखिए। एक माँ अपने बेटे के ऊपर लेटी हुई है ताकि आसपास खड़े लोग उसे मार न सकें। लेकिन भीड़ में शामिल इन लोगों के सिर पर तो मानो खून सवार था। मां के नीचे घायल पड़े आकाश को वो पैरों से पीटते रहे। पास में खड़े पिता लोगों से रहम की अपील करते रहे ताकि अपने बेटे को बचा सके। लेकिन जानवर बन चुके चंद लोग बुजुर्ग पिता पर भी थप्पड़ बरसाते रहे। इस मां की बेबसी तो देखिए। 28 साल तक जिस बच्चे को अपनी गोद में रखकर पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी बेटे ने मां की आगोश में दम तोड़ दिया। मां चीखती रही, रोती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। मेरे लड़के को पैर से एकदम पेट पे वगैरह सब मार हुआ। इसके लिए उसको सब बचाने के लिए मैं उसके ऊपर ही गई, मेरे साड़ी से उसको पूरा ढक दिया था उसको, फिर भी वो लोग नीचे से पैर से बहुत मार रहे थे। तो उधर पहले क्या हुआ हमको पता नहीं। बाद में मेरे बहू ने फ़ोन किया, तभी हम वहाँ पे पहुँचे। तभी ऑलरेडी उसको मार चुके थे। आकाश के घर वालों का कहना है कि दशहरे के दिन पूरा परिवार नई बाइक खरीदने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाश की बाइक से एक ऑटो वाले की टक्कर हो गई। इसके बाद ऑटो वाले और आकाश में कहासुनी हो गई, थोड़ी मारपीट भी हुई। इसी बीच ऑटो वाले के कुछ साथी वहां पहुंच गए और उन्होंने आकाश को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। जब तक आकाश के माता पिता वहां पहुंचे, तब तक बुरी तरह घायल हो चुका था। डॉक्टर उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि उनको तकलीफ क्या है, क्या हुआ है, और वो आइडेंटिफिकेशन हुआ नहीं, डिटेक्शन हुआ नहीं, उसके वजह से ही वो उनकी जान गई। ऐसे भी हमें शिकायत है। माता पिता किसी तरह आकाश को वहां से बचाकर अस्पताल लाए, लेकिन आकाश को बचा नहीं पाए। दूसरे पक्ष की दलील है कि टक्कर के बाद पहले आकाश ने ही मारपीट शुरू की थी, जिसके बाद भीड़ में शामिल लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मां बाप को क्या इंसाफ मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, आपको याद होगा दिल्ली में स्मार्ट मीटर पर किस तरह की सियासत हुई थी, शोर मचा था, इनसे बिजली का ज्यादा बिल आता है। अब यही जम्मू में हो रहा है। कठुआ में तो विरोध इस हद तक पहुंच गया कि लाठीचार्ज करना पड़ गया। प्रदर्शनकारियों पर बेमुरव्वत लाठियां बरसाते पुलिस वाले। लेडी पुलिस से लोहा लेती सड़क पर उतरी महिलाएं। तस्वीरें जम्मू के कठुआ जिले की हैं, जहां घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला वापस लेने के लिए प्रदर्शनकारियों ने डीएम दफ्तर का घेराव करते हुए ट्रैफिक रोक दिया। मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने जाम हटवाने की कोशिश शुरू की, लेकिन समझाने बुझाने से भी बात नहीं बनी और प्रदर्शनकारियों ने सड़क खाली करने से इनकार कर दिया, तो पुलिस वालों ने लाठियों के जोर पर लोगों को हटाना शुरू कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में बिजली चोरी रोकने के लिए शासन की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है, लेकिन लोग स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने से महंगी बिजली का बोझ आम जनता पर पड़ेगा।